हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी मीडिया के हवाले से कि मीडिया किस चीज़ को रिपोर्ट करता है, किसको नहीं करता, और इसके साथ-साथ मीडिया की आज़ादी की भी बात करेंगे। स्पेशली ये मसला जब हम देखते हैं तो हमारे अनफॉर्च्यूनेटली हमारे रीजन का ये भी, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम फ्रीडम की बात कर लेते हैं मीडिया की, तो हुकूमतों का पहला वार मीडिया के ऊपर होता है। पता नहीं क्यों, क्या वजूहात है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की जो नई रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, उसमें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की रैंकिंग थी 145, 157 पे चली गई। इस तरह हिंदुस्तान की 142 से 150 पे चली गई। बांग्लादेश और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी नीचे गए हुए हैं, और चाइना स्पेशली, ये सारे ममालिक इस रीजन के इस रिपोर्ट में बहुत नीचे है। पता नहीं क्यों, वजूहात क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट शीबा असलम फहमी फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच शीबा साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। शिवा साहिबा, आप हिंदुस्तान में रहती हैं। इस रीजन की बदकिस्मती मैं कहूँगा इस चीज़ को, कि मीडिया की आज़ादी उस तरह नहीं है। इवन चाइना एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन अपने आप को कहता है। हिंदुस्तान दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान भी इस रीजन का 75 साल हो गए, लेकिन क्या वजूहात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, सिर्फ नेपाल जो है वो 74th नंबर पे है इस रिपोर्ट में। बाकी सब 150, 157, 172, 162। वजूहात क्या नजर आ रही हैं आपको? बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। ये बहुत गहरा सवाल आपने किया है। इसको सिर्फ आज के ज़माने में जो चल रहा है, जो नुमाया है, उसके ज़रिए नहीं, बल्कि इसको हमें अपने कॉलोनियल पास्ट में जा कर के भी एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिस वक़्त ये पूरा ख़ित्ता अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक़्त मीडिया पैदा हुआ। और मीडिया हमारे यहाँ लेट पैदा हुआ क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज़ों के साथ आया, और उसके साथ ही साथ जब मीडिया पैदा हुआ तो उसी वक़्त हमारा आज़ादी का जो मूवमेंट था उसमें वो शामिल हो गया। और इस लिहाज से मीडिया के पास एक बैंक अकाउंट था अवाम के दिलों में, कि उसने इस पूरे खित्ते में जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक सरगर्म रोल अदा किया है, और वो देश के साथ और देश के वो थे इश्यूज़ थे उसके साथ खड़ा रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसी मीडिया से हम ये भी चाहते हैं कि आज का जो मसला है, जो आज का जो दौर है, उसमें भी वो वही रोल अदा करे। तो अब यहाँ पर तो विदेशी शासक तो चले गए हैं, जो बाहर से आए हुए जो एक्सप्लॉइट करने वाले थे वो तो चले गए हैं। लेकिन वो किसके हाथ में देके गए? ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, लेकिन यहाँ की एरिस्टोक्रेसी ही तो चला रही है। उस एरिस्टोक्रेसी का जिस तरह से उसमें चेंज आता जा रहा है, और वो अपने जो शुरुआत में लाइक 1947 के आसपास एक कौमी मकासद के साथ में जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, अब उसमें हम ठंडे पड़ते गए, और धीरे 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 हम उस जोश और उस एहसास से खाली होते गए कि हमने ये आज़ादी बहुत मुश्किल से हासिल की है, कुर्बानियाँ दे के हासिल की है। और ये आराम से मेरे पास हिंदी के अल्फाज हैं इसके लिए, उर्दू में मुझे ख्याल नहीं आ रहा मैं क्या इस्तेमाल करूँ, कि बहुत नॉर्मल हो चुकी है कि अब तो ये देश उसका है, ये उसके माई बाप हैं, करता धरता है, यही उसको चला रहे हैं, और अब ये जैसा चाहेंगे उसको चलाएंगे। एक तो ये है जो इमीडिएट पास्ट है हमारा उसके। लेकिन दूसरी बात ये है जो हमें थोड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी के सवाल से भी इसको देखना चाहिए, कि मीडिया बहुत कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, और उसमें जिस तरह का कैपिटल इन्वॉल्व होता है वो आम आदमी के बस का नहीं है। भारत में सभी मीडिया जो लीगेसी मीडिया है, या जो मीडिया हाउसेस हैं, ओल्ड मीडिया हाउसेस या नए मीडिया हाउसेस हैं, वो सब के सब उन सरमायादारों के हैं जिनको कि जो कि एक दिन में 1 बिलियन का मुनाफा कमा रहे हैं। एक दिन में 1 बिलियन का मुनाफा इसी भारत में। तो अब आप अंदाज़ा करिए कि अगर हमारे मीडिया के मालिकान ये लोग हैं, तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नज़रिए के साथ ही काम करेंगे। इनके जो नौकर हैं उसमें एडिटर्स भी शामिल हैं, उसमें एंकर्स भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरो चीफ्स भी शामिल हैं। ये सभी जो इनके पेरोल्स पर हैं, वो अपने मालिकों का जो मफाद है उसी को
साधेंगे, उसी का ख़्याल रखेंगे। और ये बिल्कुल सामने की बात है कि उनके पे पैकेट्स इतने हेफ़्टी हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं, वो करोड़ों में हैं। जी। और वो वही काम करने के लिए अपने मालिकों का जो मुफ़ाद है उसको उसकी हिफ़ाज़त करने के लिए। तो अब आप ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें पॉलिटिकल क्लास बाद में आता है। पॉलिटिकल क्लास तो बस उन लोगों का ख़्याल रखने के लिए है कि जो अगर इन मालिकों की असलियत बता दें या देश में जो चल रहा है, समाज में जो चल रहा है वो बता दें, तो जी। ऐसे ऐसे सच बोलने वाले पत्रकारों को, सहाफ़ियों को जेल में कैसे भेजना है, इसका काम पॉलिटिकल क्लास देखेगा, करेगा, वो पुलिस करेगी उनकी। तो ये सारे के सारे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और दूसरे इंतज़ामिया, जुडिशरी वगैरह, ये सब जो हैं अब उन्हीं के पेरोल पर हैं, उन्हीं के मैनेजर्स हो गए हैं एक तरह से। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पैदा हो गया है कि जी। मीडिया किसके लिए काम कर रहा है? अच्छा, मैडम एक चीज़ और है कि स्पेशली इस रीजन में जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, अब तो ख़ैर कुछ निकल गए इस मेरे ख़्याल लिस्ट से, कुछ अभी भी मौजूद हैं। वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा क्यों है? हमें ये डेनमार्क में उस तरह नज़र नहीं आता, हमें ये फ्रांस में उस तरह नज़र नहीं आता। मैं कंपैरिज़न नहीं करना चाहता उन कंट्रीज़ से अपनी सोसाइटीज़ का या अपनी चीज़ों का। लाज़मी सी बात है, अभी हमें आज़ादी मिले ग़ालिबन 75 साल हुए हैं, मेरे ख़्याल में ये दुनिया की तारीख़ों में इतना लंबा अरसा नहीं, लेकिन फिर भी कोई कम अरसा भी नहीं है। इसके बावजूद हम इस नहज पे क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि कहा जाता है, मीडिया को वॉच डॉग कहा जाता है, कि ये सोसाइटी की जो आँखें हैं, कान हैं, ये वो चीज़ है, ये वो दिखाएगा। लेकिन हम कहीं और चले गए, कैपिटलिज़्म आया इसके अंदर इस वजह से, या हम अपना जो नैरेटिव है उसको बूस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करें इसीलिए। आपने नॉर्डिक कंट्रीज़ का ज़िक्र किया, वहाँ तो इतना मीडिया है भी नहीं, वहाँ बहुत जी, बिल्कुल। हमारे मुकाबले, मतलब हमारे यहाँ तो मीडिया एक ऐसी एक्टिविटी है जो जैसे एंटरप्रेन्योर्स अभी आ रहे हैं, उसी तरह से जी, मीडिया आ रहा है। इन कंट्रीज़ में गवर्नेंस अच्छा है। देखिए, एक बेसिक बात ये है कि जब आप अपनी आवाम को एक बुनियादी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये देते हैं कि आपको अपने लिए लूटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक सिस्टम है जो आपके बुरे वक़्त में काम आएगा। यानी जब आप बीमार पड़ेंगे, आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, तो यहाँ पर तो बिल्कुल। गरीब आदमी मंदिरों में और मस्जिदों में और दरगाहों में जाकर के मन्नत माँग लेता है, और अमीर आदमी विदेश चला जाता है अपना इलाज कराने के लिए। बिल्कुल। जो जो नहीं जाता है वो उसके लिए तकरीबन विलायती जैसे अस्पताल, महंगे अस्पताल हैं। तो गवर्नेंस का जो सवाल है कि जब आपको भूख लगेगी तो आपको एक सिस्टम है जो ये ख्याल रखेगा कि आपको खाना मिले, आपको साफ पानी मिले, आपको साफ हवा मिले। देखिए, जो पूरा सवाल गवर्नेंस का है, उससे अवाम में एक वक्त के बाद सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। उनको ये लगता है कि उनके समाज ने, उनके सिस्टम ने इतना अचीव कर लिया है कि अब उन्हें अपने लिए बहुत ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप जी। जमा न करने के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, तब आप दुनिया को वापस देने के बारे में सोचते हैं, एक इंसान के तौर पे। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अगर हम एड्रेस कर पाते इंडिविजुअली, और वो होता गुड गवर्नेंस से। हम तीसरी दुनिया के देश जिनके पास कॉलोनियल पास्ट है, सारा के सारे जितने भी देश हैं, उन सबका कॉलोनियल पास्ट है, और उसमें अंग्रेज़ों ने रिश्वतखोरी इनग्रेन करके गए थे वो लोग, और उसको हमने आगे हुँ। परवान चढ़ाया। तो ऐसे में हम तीसरी दुनिया के लोगों ने अभी तक गुड गवर्नेंस देखा ही नहीं है। हमारे यहाँ का करोड़पति भी एश्योर्ड नहीं होता है कि बुरा वक़्त कैसे आ सकता है? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? सरकार किस तरह से उसके ऊपर किसी वजह से नाराज़ होके हावी हो जाएगी, उसका सब कुछ ले लेगी, उसके बैंक खाते सील हो जाएँगे, हुँ। उसके पास खाने को पैसा नहीं होगा, इलाज को पैसा नहीं होगा। एक इनसिक्योरिटी जो जिसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से इंसान जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, और फिर वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है पीढ़ियों में, और फिर वो कई पीढ़ियों के लिए जमा करने की आदत जो है ना, वो हमें हुँ। हर तरह से, जो हमारा ह्यूमन ग्रेन है, जो हमारी इंसानियत का जो ग्रेन है, हमें उससे कॉम्प्रोमाइज़ कराती है, और वो हो चुका है हमारे मुल्कों में। आप देखिए, बच्चों के दूध में मिलावट है, हाँ, दवाइयों में, मतलब जब आप बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल। वो खराब दूध पी के आप दवा देना चाहते हैं, तो बच्चे को जो दवा मिलती है उसमें मिलावट है। आप कहाँ जाएँ? हुँ। तो ये जो एक कोलोसल फेल्योर है सिस्टम का, उसने हमारे मुल्कों को में हमारे लोगों को अंदर से बेईमान बनाया है और इनसिक्योर बनाया है।
तो इस तरह के समाज में ना मीडिया अपना काम ठीक करेगा, ना सरकार के दूसरे इदारे। हम भारत में आज ये बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी के हवाले से भी जी, फ़िक्रमंद हैं। हम दूसरे जो देखिए लोकतंत्र क्या है, ज डेमोक्रेसी क्या है? ये सिर्फ़ असरदार इदारों का नेटवर्क है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आपके इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर आपका इंफॉर्मेशन कमीशन काम नहीं कर रहा है, जी, तो जनता के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बिल्कुल। इसी तरह से जो सारे इदारे हैं, उसमें जुडिशरी है, उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें माइनॉरिटी राइट, वुमेन राइट, चाइल्ड राइट, ये सब, और ईडी है और फिर विजिलेंस है। अगर ये सारे इदारे ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर 5 साल आप बदस्तूर वोट डालने जा रहे हैं। हर 5 साल में, 5 साल में वोट डालना इज नॉट डेमोक्रेसी। वो तो एक वो एक पॉइंट है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन्हीं इदारों के साथ डील करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को एक्चुअलाइज करने के लिए। तो आज हम भारत में इन सभी इदारों को लेके फिक्रमंद हैं, और ये सभी कॉम्प्रोमाइज हुए। अच्छा मैडम इसका सॉल्यूशन क्या है? कहा ये जा रहा है कि अभी मतलब हमारी वैसे पहले भी रैंकिंग हमारी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की, लेकिन पिछले लास्ट जो 3 इयर्स हमारे गुज़रे हैं अनफॉर्च्यूनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उसमें ये पोज़ीशन हमारी और मतलब बद से बदतर हो गई। हिंदुस्तान 142 पे था, 8 दर्जे नीचे चला गया, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी ये मसाइल हैं, और इस्लामाबाद को ये डिक्लेयर किया गया। पिछले 3 सालों से मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि एक डेंजरस जोन है फॉर जर्नलिस्ट। इस्लामाबाद की बात करूँ, पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुआ करता था। और इसी तरीके से हिंदुस्तान को भी कहा जा रहा है। क्या वजूहात क्या हैं कि मतलब जो हमारे हुकूमती लोग होते हैं, उनका बस जर्नलिस्टों के ऊपर चलता है कि यार ठीक है, अगर इनको चुप करा दिया तो बाकी सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा? एक तो ये कि इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जर्नलिस्ट खामोश हो जाएँ, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म और पीपल्स जर्नलिज़्म आ चुका है, और टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया है। तो जी, कुछ हमारे यहाँ भारत में ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों ने कंसोर्टियम बना करके या सिंडिकेट्स बना करके कुछ शहरियों ने ये काम शुरू किया, और वो कर रहे हैं, फैक्ट चेक भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी इदारा कोई बात क्लेम करता है तो उसका फैक्ट चेक करते हैं। कोई दूसरे अगर अलग-अलग पार्टीज़ के लोग भी करते हैं तो उसका फैक्ट चेक करते हैं। प्लस अब दुनिया ज़्यादा ग्लोबल हो गई है, तो देखिए ये जो रिपोर्ट हुँ, आई है जिसमें रेटिंग की गई है, ये भी भारत की अपनी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। बल्कि इस रिपोर्ट में ऐसे-ऐसे वाक़यों का ज़िक्र है जिनको हम भारत के सहाफ़ी नहीं जान रहे थे या हमारी नज़र से ओझल हो गए थे, लेकिन वो उनकी नज़र थी। तो अब जो है वो टेरिटोरियल लिमिटेशंस तो बची नहीं है। लेकिन आपने जो भारत और पाकिस्तान का बात की, देखिए इसका बुनियादी वजह तो अभी सरेदस्त ये है कि हम एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन से गुजर रहे हैं आफ्टर कोविड, हुँ, और हमारे यहाँ थोड़ा और पहले से, क्योंकि जीएसटी जिस तरह आया और जिस तरह नोटबंदी हुई है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन, अगर आप इमेजिन कीजिए यही सब कुछ होता पॉलिटिकली, लेकिन इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं होता, तो क्या इतना शोर होता, क्या इतनी बेचैनी होती? क्योंकि हुँ, इकोनॉमिक मेल्टडाउन इतना बड़ा है और राइट, सबको पता है कि इट इज़ हियर टू स्टे, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। उसमें इल्ज़ाम तराशी का दौर चलेगा, और उसकी वजह से लोग अपना साथी, अपना कुनबा चुनेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें ये नज़रिया मुफ़ीद है, हमें वो नज़रिया सूट करता है, ये सब होगा। और ये देखिए, ये अल्टीमेटली एक अम्ब्रेला का कैटेगरी जो जिसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करें अपने डिस्कशन में, वो है रिडंडेंट कैपिटलिज़्म। अब हुँ, कैपिटलिज़्म का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट खत्म हो गया है। एक एक बहुत देर तक ये थ्योरी थी कि कुछ लोग बहुत बिलियनियर्स बनेंगे तो क्या हुआ, लेकिन कुछ ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी होगा। कोविड ने पूरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको इतने बड़े सरमायादारों और कॉर्पोरेशंस के हाथ में ढकेल दिया है कि अब छोटा आदमी कुछ कर नहीं सकता। नुक्कड़ वाली दुकान अब कुछ नहीं कर सकती है। जो छोटे-छोटे जो शेड्स में लगा के जो लोग काम कर रहे थे वो सब बंद हो रहे हैं। तो अब जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसमें सिर्फ बहुत बड़े सरमाएदार वही काम कर सकेंगे, वही वही प्रोड्यूस करेंगे। बाकी हमारे यहाँ तो हम लोग तो इतने सब्सिडाइज्ड नेशन है कि खाने को सरकार दे रही है, बहुत बड़ी आवाम को खाने को सरकार दे रही है मुफ्त में, उनका ख्याल रख रही है। लेकिन फिर उसका सौदा यही है कि अब आप इसके बाद और कुछ ना मांगे। आपके ख्वाब, आपकी जो एम्बिशंस थे, आपके जो जो कुछ आप बनना चाहते थे, आप उस पर अभी बात ना करें। लेकिन ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए स्काई इज द लिमिट, सब कुछ खुला हुआ है, और यही सब जगह है।
तो अभी आप इसको जी। कैपिटलिज्म का जो फेल्योर है, आप उसको उस नज़रिए से जब आप पढ़ना शुरू हुँ। करते हैं, तो बहुत सेंस बनता है इस पूरे मामले का। अच्छा, अभी अगर हम बात ये कर लें कि बहुत सारे लोगों से हिंदुस्तान में बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मोदी जी ने हमें डिलीवर किया। अब मुझे नहीं पता कितना वो किया, लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें डिलीवर किया। पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हम इंटरनेशनल जो एक फोरम है उसके ऊपर हमारी एक नई पहचान बनी और ये सारा कुछ हुआ। उससे कुछ असर पड़ रहा है, और कि जो मीडिया रिपोर्ट करता है वो सही रिपोर्ट कर रहा है, या मतलब उसमें कोई इधर-उधर की चीज़ें होती हैं जिस तरीके से आपने शुरू में कहा था? अ, आपका सवाल मुझे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ा एक फ़र्क तो है। मैं एक तो मौजूदा हुकूमत की डिलीवरेंस की बात है, पहला हिस्सा जो सवाल का है। जी। दूसरा, कि जो कुछ होता है उसको उसी तरीके से रिपोर्ट किया जाता है जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसमें कोई चेंजेस की जाती हैं? हाँ, वो दो दूसरा हिस्सा सर। देख देखिए, मोदी साहब एक निहायत पॉपुलर लीडर हैं। उन जैसा यस। हरदिल अज़ीज़ लीडर भारत ने पहले कभी नहीं देखा। इससे जी। पहले जो बहुत हरदिल अज़ीज़ लीडरान थे, चाहे वो नेहरू साहब हों, चाहे वो मिसेस गांधी हों, वो स जी। उनका जो जो दौर था वो अलग दौर था। उसमें इतना मीडिया का एक्सप्लोजन नहीं था। अभी अगर उस वो इसी दौर में होते तो वो भी शायद हर तरफ छाए हुए होते, क्योंकि इतना मीडिया है। लेकिन मोदी ओके। साहब इस दौर के पॉपुलर लीडर हैं, और इसलिए वो राइट। हर तरफ छाए हुए हैं, और बहुत सारे मामलों में भारत के अवाम में यही इम्प्रेशन है, और वो ये मानते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया। एक तो ये कि खासकर जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसके हवाले से वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत पाकिस्तान में भी इस बात की बड़ी तारीफ हो रही है, और बार-बार हो रही है, और मतलब तकरीबन डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लोग इस बात को दोहराते हैं कि ये हुआ है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी चेंज है उनके यहाँ। और वो बहुत इन्हें आप लोग क्या? एंटरप्राइजिंग हैं। एंटरप्राइजिंग इस सेंस में है कि कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर ने ये सोचा ही नहीं भारत के, कि भारत की जो कम्युनिटी एनआरआई कम्युनिटी बाहर बसी है, उसको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा सकता है देश की पॉलिटिक्स को साधने के लिए। ओके। वो लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप मिस्टर मोदी में है, और उन्होंने जो बाहर मुल्कों में हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनके बीच जा करके एक खास तरह की फिजा बनाई है, और एक मजबूत लीडर, और द अराइवल ऑफ इंडिया एंड अराइवल ऑफ इंडियन लीडरशिप ऑन द ग्लोबल सीन, ये वाला माहौल पैदा किया है, और ये उनकी बड़ी कामयाबी है, इसको हमें मानना ही चाहिए। तो ये चीज, ये एंटरप्रेन्योरशिप पहले के लीडर्स में नहीं थी। वो बहुत ही लीक पर चलने वाले बहुत ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लीडर्स थे, कि वहां गए, प्रोटोकॉल ने कहा आपको यहाँ खड़े होना तो यहीं खड़े रहना, इससे हटना नहीं। मोदी साहब के अपने अलग फंक्शंस होते हैं विदेशों में, जो भारतीय कम्युनिटी कराती है, भारत के हुँ। लोग कराते हैं, और वो उनके खर्चे से होते हैं, वो सरकारी नहीं होते, और वो ज्यादा बड़े फंक्शन होते हैं। तो उस लिहाज से तो इसमें कोई शक नहीं है कि नए दुनिया को, नए तरीकों को जितना बेहतर मोदी साहब समझते हैं, उतना आज के उनके कंटेम्परेरीज नहीं समझते हैं। और वो डिलीवरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उन्होंने डील किया है रिश्तों को, वो उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और उन्होंने जो भी स्ट्राइक वगैरह की है इस लिहाज से। उसके जी। अलावा आप देखिए कि बाकी के जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर गल्फ के, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, और एक खास तरह की बॉन्ड-हमी है, जो वो आगे बढ़े हैं रिश्ते। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी यूक्रेन वाला जो मामला आया, तो उसमें जी, उन्होंने बिल्कुल। ग्राउंड अपना नहीं छोड़ा, और वो खड़े रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना इधर है ना उधर है, हम बीच की ही बात करेंगे, और बार-बार प्रेशर पड़ा भारत पे, लेकिन उस प्रेशर के सामने वो नहीं झुके। तो डिप्लोमेसी के हवाले से उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ दी है। जहाँ तक इंटरनल पॉलिसीज़ का सवाल है, देखिए डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ ऑलवेज़ यू नो आइसिंग ऑन द केक। तो वो, लेकिन हुँ। अब घर में क्या हो रहा है, इससे उसका कुछ खास लेना देना होता नहीं। घर में जो हो रहा है उसमें डिलीवरेंस की जहाँ तक बात करें, तो बहुत सारे मामलों में उन्होंने डिलीवर किया है। सबसे ज़्यादा तो ये कि जिस तरह उनके मीडिया ने और सरकारी तंत्र ने कोविड को हैंडल किया। आप देखिए हमारे यहाँ वैक्सीन बना, हाँ। बाहर के मुल्कों में बाद में आया, हमारा भारत में दो दो ऑप्शंस आ गए, दो तीन ऑप्शंस आ गए वैक्सीन के, और फिर उसको भी उन्होंने डिप्लोमेटिकली भी इस्तेमाल किया और बाहर के मुल्कों में हाँ। भेजा।
और बिल्कुल। भारत। तो एक तो ये जिस तरह से कोविड के दौर में, और वो बहुत कम्युनिकेटिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है, तो वो जितना करते हैं उतना लोगों के दिमागों में बिठा भी पाते हैं कि मैंने किया। पिछली सरकारों में ये हुँ, परेशानी थी कि जो किया वो पर्दे के राइट। पीछे, बल्कि बहुत सारे डिफेंसिव लोगों को आकर के बताना पड़ता है, अरे आपने ये किया था, आप ये क्यों नहीं बता रहे? उनको बताना नहीं आता है। बट मोदी साहब की ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। कामयाबी है कि वो जितना करते हैं वो उतना ज़हन नशीन करा पाते हैं दिखाना अवा उनको आता है, प्रेज़ेंट करना यानी उनकी प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट स्किल करना। बहुत अच्छी है, वो बहुत दिखा अच्छी है। सकते हैं, जो करते हैं तो वो अवाम को दिखाते भी हैं, जनता एकदम। को दिखाते भी हैं कि मैंने ये किया है। हमारे यहाँ जो राशन किट बँटा, एक-एक राशन किट के ऊपर उसमें नमक की थैली है तो नमक की थैली पर सब पर मोदी साहब की तस्वीर बनी हुई थी। अवाम भूल नहीं सकती कि ये एहसान किया गया उन पर। तो ओके, ये सारी वो जानते हैं कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है और उसको कहाँ पर टैप करना चाहिए। तो ये राइट। बात है डिलीवरेंस की, लेकिन और उसके साथ-साथ एक बड़ी सब्सिडी चल रही है जिसमें गरीबों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। पर पर्सन 5 केजी के हिसाब से ज़रूरी चीज़ें तेल, नमक और गेहूँ, हुँ, शक्कर और आटा और ये सब चावल और दालें ये सब दी जा अच्छा रही हैं बहुत बड़े हिस्से में। तो अच्छा मैडम उन्होंने भुखमरी नहीं आने दी, भुखमरी से बचा लिया है। ओके, राइट ये बहुत अच्छी बात है मतलब इस हवाले से। अच्छा, एक चीज़ और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगता है कि मीडिया के हवाले से मेरा सवाल है। वो ये है कि वो कहते हैं कि जी मीडिया को अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है कि ये मोदी जी ने अपना एक गोदी मीडिया और इस तरह के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल। इज़ इट ट्रू कि या वैसे ही मतलब अगर वो उसके जो अपोजिशन के लोग अगर वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं या उस रेस में वो बहुत पीछे रह गए जो उनको compete कर रहे थे तो कहते यार अब इसका चीजों का इस्तेमाल किया जाए ये है या हकीकत है। ये झूठ है क्योंकि मोदी साहब पर ये ओके इल्ज़ाम लगाना ये इसलिए गलत है कि भारत का जो अपोज़िशन है, वो उससे ज़्यादा निकम्मा और निठल्ला अपोज़िशन हो ही ओके नहीं सकता, ठीक है? तो मोदी साहब की मेहनत को सलाम है, जिस तरह की वो मेहनत करते हैं। आज एक बड़ा सूबा वो जीतेंगे और अगले ही दिन अगली जगह जहाँ इलेक्शन है, वहाँ चले जाएँगे। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद वो छोटे-छोटे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनके लिए हर इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। जबकि हमारे जो बड़े-बड़े अपोज़िशन लीडर्स हैं जिनके पास लीगेसी है जी पॉलिटिक्स जी के परिवार से, पॉलिटिकल परिवारों से आने की, खानदानों से आने की, वो शहज़ादे हैं सारे, वो 2 महीने पहले निकलते हैं और 2 महीने पहले निकल कर के वो चाहते हैं कि अवाम के बीच में वो उनकी वही पैठ हो जैसे कि मोदी साहब की है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। नो वन कैन बीट मोदी साहब एंड हिज़ टीम व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। और वो हार्ड वर्क से आए हैं। आप उनके मुखालिफिन में से हो सकते बिल्कुल हैं, लेकिन आप इस पर उनको सलाम करने पे मजबूर होंगे कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ना सिर्फ ये कि यस उन्होंने जो जो मूड था जनता का, अवाम का, उसको कैप्चर किया उस अपने बातचीत में, बल्कि उन्होंने ओके ये भी किया कि उन्होंने मेहनत सबसे ज़्यादा की। तो जो इंसान 24/7 365 डेज़ मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह उसको उसका अज्र तो देगा ना। तो बिल्कुल जो बेशक है ना? तो ये वो अपनी मेहनत से उन्होंने अच्छा हालात अपने साज़गार किए हैं, लेकिन जो हमारा अपोज़िशन है, वो मैंने आपसे कहा ना उसका मीडिया तंत्र, मीडिया जो उसका सेटअप है, वो इतना जी जी पिछड़ा हुआ है। वो अपने गुड वर्क भी नहीं बता पाता है, अपने को डिफेंड नहीं कर पाता, उसके ऊपर 2 बड़े इल्ज़ाम लगे, पिछली सरकार के ऊपर 2 करप्शन के बड़े इल्ज़ाम लगे, जो बाद में झूठ साबित हुए, वो भी झूठ साबित हो गए, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो कहा था, हमने कुछ नहीं किया। वो अपने सफाई में बेचारे कुछ नहीं कर पाए। ये इतने निकम्मे लोग हैं, तो ऐसे देखिए पॉलिटिक्स बदल गई है, पॉलिटिक्स 24/7 का काम बिल्कुल है। बिल्कुल अब वो काम नहीं, अब उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होगी कि पहले इलेक्शन के टाइम में आप निकलते थे और आप हाथ हिलाते थे और हाथ दिवाली पे बहुत हाथ हिला देते थे मैसेज दे देते थे या ईद पे दे देते थे वो चीज जी, अब नहीं चलनी। जी। ट्विटर के तो ऊपर अब राउंड द क्लॉक चीज चल रही है। ये ये चीज़ मोदी साहब की मतलब वक़्त की नब्ज़ पर हाथ है उनका, पकड़ है उनकी नब्ज़ पर और इसी वजह से वो जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। जब तक विपक्ष का एक के अंदर एक मिज़ाज में पैराडाइम शिफ्ट नहीं आता और वो उठ के जगते नहीं कि उनका ओके मुकाबला किससे है। वो जान ही नहीं रहे उनका राइट राइट मुकाबला। वो इस इंतज़ार में है कि मोदी साहब की कोई गलती होगी, तो जनता उनसे जब नाराज़ हो जाएगी तो वो क्या नहीं करेगी, मरता क्या ना करता वो हमारे ही पास आएगी। उनका ओके पूरा
पूरा जो उनका जो उम्मीदें हैं वो इस पर ही मुनस्सर हैं कि जनता कहाँ जाएगी, हमारे पास आएगी थक करके, परेशान होकर के। ओके बहुत शुक्रिया मैडम शिबा, आपने शो ज्वाइन किया। और बिल्कुल ये बात पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अब ये करते हैं। हालांकि यहाँ पे इमरान खान साहब हो या बाकी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं, फाशिस्ट है, फलां हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखे हुए हैं और अपने काम से काम रखा हुआ था। तो अपने मुल्क को जिस तरह शिबा साहिबा ने बताया कि उसको आगे लेके आए हैं और दुनिया के जो स्टेज है उसके ऊपर उसने बताया है कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हम आम वो नहीं है, ये ऐसा मुल्क नहीं है कि आप जो कहेंगे वो कर लेगा, बल्कि ये एक खास हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ तो नया पाकिस्तान सिर्फ नाम में था, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि नया हिंदुस्तान उन्होंने हिंदुस्तानियों को दिया और उनको दुनिया के सामने लेके आए। वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोपीय यूनियन हो या जापान। जितनी भी हो, या हमारे मुस्लिम जिसको मुस्लिम ब्रदर ममालिक कहा जाता है, वहां तक उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो ये चीजें होती हैं और यही चीजें होती है कि फिर इंटरनल जो मसाइल होते हैं वो छोटे लगने लगते हैं और वो हल भी हो जाते हैं मेरे ख्याल में। इसी तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया और उनकी तारीफें, आप उनको, मैं उनको अच्छा कहूं या बुरा कहूं, लेकिन इस बात पे हम लोग मजबूर होते हैं कि उन्होंने ये काम किए हैं। हम उनकी तारीफ, इमरान खान साहब हो या कोई और हो, वो करने पे मजबूर है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे ख्याल उनकी। मैडम कुछ कहना चाहती है तो आप खत्म बस कर रहे इतना हैं। ही कि उनके उनके हार्ड वर्क को और उनका जो तरीका है काम करने का, उसको आप समझिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसको सिर्फ आप अपने पुराने तौर तरीकों से उसको नापेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, ये हम ऐसा नहीं करते थे, ये ऐसा क्यों कर रहे। आप बेवकूफ थे या आपके अंदर नई सोच नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी मोदी साहब की नहीं है। मोदी मोदी साहब साहब मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वो टेक्निकली ठीक कर रहे हैं। अगर जापान में इंडियन कम्युनिटी को इकट्ठा करके वो बड़ा शो करते हैं, जापानीज गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि एक अपराइजिंग है, तो इसमें गलत क्या है। तो ये चीज समझने की है, सबको समझ सीखना चाहिए उनसे। एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट इट कि सीखना चाहिए। अच्छी चीजें जिनकी भी होती है, मेरे ख्याल में अगर उससे हम लोग, जो भी लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो सीखेंगे तो उनके लिए फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।